नमस्ते छात्रों। आज एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है स्मृति, जिसके रचनाकार श्री राम शर्मा जी हैं। छात्रों, मेरा नाम श्यामराव रावले। मैं एक हिंदी अध्यापक हूँ। आप मेरे चैनल पर छात्रों नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली सभी वीडियो क्लिप तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की क्लिप आपको अनायास मिलेगी। तो देखते हैं छात्रों, श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय। 1896 को इनका जन्म हुआ। 1967 में इनकी मृत्यु हुई। वे प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। प्रमुख रचनाएं शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, शिकार संबंधी पुस्तकें, सेवाग्राम की डायरी, यौं सन 42 के संस्मरण इत्यादि। छात्रों, निश्चित यह एक कहानी बहुत ही प्रेरणादायी तथा एक अधिक हिम्मत, जो छोटे से आयु में बालक में जो हिम्मत है उसकी एकदम बहुत ही ज़्यादा रूप में वो हिम्मत बताई है। तो चलिए छात्रों, देखते हैं स्मृति, जिसके रचनाकार श्री राम शर्मा जी है। मेरे चैनल पर छात्रों आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, आरंभ कर रहे हैं हम एक बहुत ही अच्छी अध्याय, अच्छी कहानी। सन 1908 ईस्वी सन की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह या जनवरी का प्रारंभ, शुरुआत। चिल्ला चिल्ला यानी छात्रों कड़ी सर्दी, ज़्यादा ठंड, जाड़ा पड़ रहा था। ज़्यादा ठंड का मौसम, चिल्ला का अर्थ अधिक सर्दी पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, कुछ बारिश, हल्की बारिश, बूंदाबांदी हो गई थी। इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। शीत यानी ठंड, बहुत ठंड, शीत का अर्थ। भयंकरता यानी भयानकता बहुत बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। सायंकाल यानी दोपहर के बाद का समय, 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। झरबेरी एक पौधा, उसके बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा। गांव के पास के एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे, तुम्हारे भाई आवाज दे रहे, बुला रहे, शीघ्र ही घर लौट आओ। शीघ्र यानी तुरंत। छात्रों, मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई था। भाई साहब की मार का डर था, भाई साहब का मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। सहमा का अर्थ छात्रों डरता हुआ चला जा रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, कौन सा मैंने गुनाह, कौन सा दोष, गलती की, कसूर का अर्थ बन पड़ा। डरते 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 घर में घुसा, घर में अंदर गया। आशंका यानी छात्रों डर थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, कोई न्यायालय अधिकारी के सामने सुनाई होना, उसे पेशी कहते, वो तो न हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। आंगन में ही, घर के आगे आगे की जगह उसे आंगन कहते हैं। इसमें भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पीटने का भय दूर हुआ। अब पीटने का, कि भाई साहब अब पीटेंगे नहीं, ये दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। इन पत्रों को ले जाकर डाक खाना जहाँ पर है वो मक्खनपुर है, वहाँ पर डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं, ये बड़ी ज़रूरी है। और तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में, यानी शाम की डाक में ये चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी यानी छात्रों आवश्यक। जाड़े के दिन थे ही, ठंड का मौसम। 30 पर हवा के प्रकोप से कंपकपी लग रही थी। उस समय बहुत हवा का इतना तेज प्रकोप बढ़ गया था, क्रोध, तेज हवा के कारण कंपकपी, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, हार्ड या अस्थि कांपना, कंपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी और ये ठंडा हवा जो हड्डी के भीतर मुलायम हिस्सा होता है मानव शरीर में, वह तक ठिठुरा रहा था, ठंड से कांप रहा था, ठिठुरा का अर्थ। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा
इसीलिए हमने कानों को जो धोती थी उससे बांधा। माँ ने भुंजाने, भुंजाने का अर्थ भुनवाना के लिए थोड़े चने तक धोती में बांध दिए। थोड़ा सा खाने के लिए भुनवाने के लिए थोड़े चने भी माँ ने बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। दोनों भाई डंडा लेकर, हाथ में लाठी डंडा लेकर निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उस समय बबूल, बबूल पेड़ है छात्रों, उसके डंडे से जितना मोह, लगाव, आसक्ति, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। राइफल यानी एक पिस्तौल, बंदूक। राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मेरा डंडा अनेक सांप, जो एक जीव है, उसके लिए एक नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से, मक्खनपुर और स्कूल, मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से, आम एक बहुत राष्ट्रीय फल है। आम, आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, और प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, तोड़े जाते थे। इस कारण वह मुकदंडा, वह न बोलने वाला, मुक का अर्थ डंडा, सजीव सा प्रतीत होता था, एक जीवित, सजीव का अर्थ जिंदा। प्रसन्न वदन, बहुत प्रसन्नता पूर्वक, वदन का अर्थ मुख। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मक्खनपुर की ओर हम तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया। जो चिट्ठियां थी जो बड़े भाई साहब ने मक्खनपुर के डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए दी थी, वो टोपी में रख ली, कैप में, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। उस समय का हमारा कुर्ता था, उसमें जेब नहीं थी। आगे देखो छात्रों, हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में, ऐसा तेजी से, फर्राटे से, गांव से 4 फरलांग दूर। फरलांग छात्रों, यह एक मील का 8वां भाग होता है। एक मील का 8वां भाग, और एक फरलांग में 201 मीटर होते हैं छात्रों। एक फरलांग में कितने मीटर होते हैं? 201। दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। उस कुएं में अति भयंकर डरावना काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था, ज्यादा बंधा हुआ नहीं था, और 24 हाथ गहरा था। 24 हाथ गहरा, लगभग 36 फीट तक गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। उसमें पानी न था, लेकिन न जाने क्या पता कैसे सांप गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। हमारा कि सांप उस कुएं में, इसका 2 महीने का ही ज्ञान था, जानकारी थी। बच्चे नटखट होते ही है। बच्चे तो शरारती, नटखट का अर्थ छात्रों शरारती होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। हमारी टोली पूरी बानर टोली, बानर यानी छात्रों मंकी, पूरी तरह से वानरों की टोली थी। टोली का अर्थ समूह, दल। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे, वापस आ रहे थे, कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकना, पूरी तरह से वहां पर पंजे केवल उचक कर देखना, उझकना, उझकने की सूझी, विचार आया। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। पैर ऊपर कर देखने वाला अंदर झांक कर मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका, एक थोड़ा सा मिट्टी का ढेला फेंका, कि उसकी आवाज कैसे होती है, सांप की कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, और उसके सुनने के बाद अपनी बोली की फिर से सुनाई देने वाली ध्वनि, प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा, कुएं में वह मिट्टी का ढेला गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी, एक सांप की फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए। किनारे हम खड़े थे, फुसकार से बहुत अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हो गए। जैसे किलोले, पूरी तरह से किलोले यानी क्रीड़ा, किलोले करता हुआ मृग समूह, खेल करता हुआ मृग, मृग यानी हिरण छात्रों, मृगों का दल, मृग समूह का अर्थ मृगों का दल, अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। अति समीप यानी बहुत पास, समीप का अर्थ पास, निकट के कुत्ते की भौंक, कुत्ते भौंकने से जब आश्चर्यचकित होता है, अचंभित हो जाता है। इसके उपरांत, इसके बाद सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका, उछल उछल कर, कूद कूद कर
एक एक ढेला मिट्टी का फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। और देखो, ये अनजाने में कुछ बालक ऐसे करते हैं, ये सर्वथा उचित नहीं है छात्रों, इसे भी ध्यान दे। वह निरीह जानवर है, सांप भले ही कुएं में है, लेकिन ढेला फेंकना और पूरी तरह से, और वह क्रोधित होकर और फुसकार करने लगा और ये बच्चे हंसने लगे, यह अनजाने में होता है। छात्रों कृपया इसे समझें। ये देखो, इस चित्र में एक कुआं है, उसमें वो ढेले फेंक रहे हैं और वह जो बालक है। देखिए आगे देखो छात्रों, गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय, प्राय का अर्थ अक्सर, रोजाना कुएं में ढेले डाले जाते। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था, मैं तो आगे डर कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। टोपी को एक हाथ से पकड़ता था, दूसरे हाथ से मिट्टी का ढेला फेंकता था। ये रोजाना की आदत से हो गई थी, रोजाना यानी प्रतिदिन की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। सांप से फुसकार, उसकी आवाज़ सुनना बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, जैसे हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति यानी आदत, फिर से हम दोनों ही अभी मक्खनपुर डाकघर में जा चिट्ठी डालने जा रहे, जैसे उधर से निकले, कुएं की ओर से निकले, फुसकार सुनने की हमारी आदत जागृत हो गई, सचेत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा बढ़ा यानी आगे चला गया, कुएं की तरफ बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ही लिया, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ही लिया जैसे बड़े मृग शावक, मृग का बच्चा, हिरण का बच्चा मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। छोटा भाई भी मेरे साथ पीछे आया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, एक मिट्टी का ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर वह मिट्टी का ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी, मुझ पर तो एकदम बहुत ज़्यादा तेज आकाश में चमक कर बिजली गिरती हुई गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। और देखो, बिजली ही गिरी, बहुत बड़ी आफत की बात यहाँ पर, ढेला उसे लगा या नहीं ये मालूम नहीं, अब तक मुझे याद नहीं, स्मरण यानी याद नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही, टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थी। तीन चिट्ठियां चक्कर काटते हुए घूमते घूमते कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। अकस्मात का अर्थ छात्रों अचानक, जैसे घास चरती हुई हिरन की आत्मा गोली से हत यानी आहत, पूरी तरह से चोट लगने पर, हत का अर्थ चोट लगना, घाव, जो हत लगने पर निकल जाती है और वह तड़पड़ा रह जाता है और तड़पता रहता, बेचैन होते रहता, तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, उसी तरह भांति का अर्थ, वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान निकल गई, मेरी तो पूरी जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा ही भी मारा, उन्हें पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, और वैसे जैसे घायल शेर, जख्मी, घायल का अर्थ जख्मी शेर, शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला, आक्रमण, वार, प्रहार करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी, चिट्ठियां तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। उनके पकड़ने की इससे घबराहट, डर के कारण मैं झटके से कुएं में गिर गया होता, इसलिए मैंने पकड़ने की कोशिश नहीं की। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, किनारा एकदम वहाँ पर पाट, वो जो चाक है, पाट उसे कहते हैं, पानी का, या पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढाढ़े, पूरी तरह से रोना, जोर जोर से रोना, ढाढ़े मारकर, और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर पतीली में, और आंखें डबडबाकर, आंखों में आंसू आए, आंखें डबडबाकर पतीली में उफान आने से ढकना। और पतीली यानी किसी पात्र, जो बर्तन होता है, पतीली उसे कहते, पतीली में उफान, उफान यानी दूध पानी जब उबलता है उसे उफान आने से ढकना।
ऊपर उड़ जाता है, यानी कोई पतीली में दूध रखा है, उसमें कोई ढकना रखा है, वो ऊपर उड़ जाता है भाप के कारण और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पीटने के भय, और देखो वही पानी बाहर टपक जाता है, वही निराशा यानी पीड़ा, दुख, पीटने यानी भाई के पीटने के भय यानी डर, और उद्वेग पूरी तरह से बेचैनी, घबराहट से रोने का उफान आता था, रोने को बहुत ज़्यादा मन करता था, उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे। पलकों के ढकने, पलक आंखों की पलक ढकने, भीतरी भाव अंदर के, आंखें बंद कर अंदर के भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। कपोल यानी छात्रों गाल, कपोल यानी क्या, गाल, आंसू लुढ़क के आते थे। माँ की गोद की याद आती थी, और माँ की गोद यानी माँ की पल्लू, माँ का सहारा याद आती थी। चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले, गले लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, लाड़ प्यार करके कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और फिर लिख ली जाएगी चिट्ठी, और मन करता था कि कुएं में बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, घर जाकर कहे कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था, मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं था। लेखक हमारे बता रहे, घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, और घर लौटकर सच बोलने पर रुई, जो कपास की रुई निकाली जाती है बीज, वो जो धुनाई के बाद ही निकाली जाती है, वो होगी पूरी तरह से। धुनाई का अर्थ छात्रों पिटाई, धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था, मार के ख्याल से शरीर नहीं मन भी बहुत डर जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय, और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की, और सच बोलकर पीटने के भावी होने वाले डर, और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। सिसकना, बोझ से मैं वहीं रो रहा था, सिसकना, रोना। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, इसी सोच विचार में वहीं बैठे बैठे 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी, और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था, और उधर दिन भी अस्ताचल की ओर जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, यहाँ से भाग जाने की इच्छा होती थी, पर पीटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। और पीटने का भय, डर और जिम्मेदारी की दुधारी, दो धारों वाली तलवार कलेजे पर, कलेजा यानी हृदय पर वार कर रही थी, फिर रही थी। आगे देखो छात्रों, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मजबूत इरादा, दृढ़ संकल्प से दुविधा यानी उलझन की बेड़ियां समाप्त हो जाती है, और मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। और देखो, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का कितना बड़ा निश्चय किया, इरादा किया। कितना भयंकर निर्णय था, कितना डरावना निर्णय था, डिसीजन छात्रों। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, जो मरने के लिए तैयार उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर लिया। और देखो, मूर्खता यानी बेवकूफ़ी, और बुद्धिमत्ता यानी होशियारी से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, मालूम है अंदर साफ है, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, और अकेला संसार यानी दुनिया को भीड़ना, मुकाबला करना तैयार हो जाता है। और उसका फल, फल यानी परिणाम, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी ताकत पर निर्भर है, आधारित है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया, और उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए विषधर सांप से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म। और देखो, मौत को गले लगाना, आलिंगन का अर्थ छात्रों, हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, सांप से बचकर फिर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। भरोसा छात्रों, अपने आप पर भरोसा, पहले सांप को मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर, इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर पूरी तरह से तैयारी के साथ, इस मजबूती के साथ मैंने कुएं में घुसने की ठानी, और इसी के आधार पर मैं यहाँ पर कुएं में उतरने की पूरी तरह से ठान ली, घुसने की ठानी, निश्चय किया।
छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। उसे मालूम था, रोज़ वो देखता था, तो रोने का अर्थ था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही। यद्यपि का अर्थ हालांकि वह शब्दों से न कहता था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। वास्तव में मौत सजीव यानी एकदम सामने, जिंदा और नग्न रूप, पूरी तरह से एकदम 100% रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, और उस अभी सामने मृत्यु है यह देख मुझे ही, मुठभेड़ का अर्थ छात्रों सामना करने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। सारे कपड़े उतारने पड़े। छोटा भाई भी नंगा हुआ, और जो कपड़े पहने थे वो बांधने के लिए वो भी नंगा हो गया। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, दोनों की 2 धोतियाँ, एक चने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, और एक चना जिसमें बांधा था वह एक, और 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 2 कानों पर बांधी हुई 2 धोतियाँ, 5 धोतियाँ, और कुछ रस्सी मिलाकर 5 धोतियाँ बांधी गई। कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। कुएं की जो गहराई है, जितना कुआं है 24 हाथ, उसके लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से पक्की बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया। देखा, जांचा, पड़ताला, आजमा का अर्थ कि गांठें कड़ी है, कड़ी यानी सख्त मजबूत है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा, धोती के एक कोने पर सिराए ने डंडा बांधा, लाठी, और उसे कुएं में डंडा डाल दिया बांधकर। दूसरे सिरे को डेंग, वो लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, पूरी तरह से जो एक हिस्सा दूसरा, उसे डेंग यानी लकड़ी का दूसरा हिस्सा भी इतना समझिए छात्रों कि चारों ओर एक चक्कर देकर एक घुमाव कर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। देखो, छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा, दृढ़ता से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। मैंने उसे भरोसा दिया कि नीचे पहुंचते मैं सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था, बिल्कुल डर न था। तनिक यानी जरा भी भय न था, और उसे मारने में बाएं हाथ का खेल समझता था। सांप को मारने में, क्योंकि आज तक डंडे से कई सांप मार दिए थे। आगे देखो छात्रों ध्यान से सुनिए। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा। गज का अर्थ छात्रों, पहले के ज़माने में ज़्यादातर उत्तर भारत में जमीन या संपत्ति नापने के लिए जो 8 की संख्या वाला एक होता है उसे गज कहते हैं। 4-5 गज रहा होगा। तब ध्यान से नीचे देखा, अक्ल चकरा गई, घूमने लगा दिमाग। दिमाग घूमने लगा। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। सांप उस कुएं के धरातल से एक हाथ ऊपर ऐसा लहरा रहा था, फन फैलाए। धरातल यानी जमीन होता है छात्रों। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। पूंछ यानी उसकी दूम सांप की, और उसके समीप का हिस्सा पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा मेरा इंतजार कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। धोती को नीचे डंडा क्या था? बंधा हुआ था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, मेरे उतरने की गति से डंडा हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, और शायद उसी के कारण मुझे उतरते देख सांप घातक, बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला घातक उसे होता है, चोट के आसन पर वो बैठा था। सपेरा जैसे बिन बजाकर काले सांप को खिलाता है, खेल करता है सपेरा, जो मदारी होता है ज़्यादातर सपेरा, वो सांप की बिन बजाकर सांप को जो खिलाता है, और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता, और सांप ज़्यादा क्रोधित होकर अपना फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता, और एकदम फुकार मारकर चोट करता। ठीक उसी प्रकार सांप यहाँ पर नीचे तैयार था, श्री राम जी बता रहे हैं।
कहानी में उसका प्रतिद्वंदी, शत्रु या प्रतिस्पर्धी, मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था, थोड़ा ऊपर में पकड़ कर लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण, धोती डेंग जो लाठी का हिस्सा उसे बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, कुएं के एकदम बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। कुएं के धरातल निचला हिस्सा और एकदम बीच में, कुएं के एकदम बीचों बीच एकदम लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि, परिधि यानी गोल घेरा छात्रों, उस कुएं की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फीट या फुट गज नहीं, और इसके माने थे कि सांप से केवल 1.5 या 2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और थोड़ी दूर में पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता स्मरण रहे। और इतनी दूरी पर देखो, दूर जब पैर रखे ते ही साहब सांप चोट करता है, वो जरूर याद रहे। श्री राम जी यहाँ पर बता रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। जो कच्चा कुआं होता है उसका व्यास भी काफ़ी कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, 1.5 गज ही केवल नीचे का घेरा व्यास, 1.5 गज से अधिक होता नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। ऐसी हालत में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। वह स्थिति में, दशा का अर्थ छात्र स्थिति, प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, मुझे उतरना था कुएं के अंदर, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। मेरा साधन जो था डंडा, वो बीच में लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, ऊपर से लटक कर सांप नहीं मारा जा सकता था। उतरना तो नीचे था ही, थकावट के ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था और थकावट से इतना थक गया था कि ऊपर भी नहीं जा सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। अब तक अपने प्रतिस्पर्धी को कभी मैंने पीठ नहीं दिखाया, कभी मैंने हार मानी नहीं, निश्चय नहीं किया। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? ऐसा करता तो कुएं के धरातल, कुएं के ऊपर हिस्से पर उतरे बिना मैं क्या ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता जाता था, एक एक इंच नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। मेरी स्थिरता, एकाग्र चित्तता का अर्थ ध्यान, बढ़ता जाता था। मुझे एक सूझी, एक तरीका, उपाय, सूझ का अर्थ छात्रों यहाँ पर सूझी विचार आया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए, कुएं का सिरा जमीन लगा दिए, कुएं के बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी, दीवार से पैर लगाए, कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा, और मिट्टी जैसे नीचे गिरी, फूं करके मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए, और मेरे पैर दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। मेरी टांगे कमर से एकदम बराबर समकोण बनाती हुई, आयत में बराबर कोण में बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का, और इससे सांप की दूरी यानी फासला और कुएं की परिधि, परिधि यानी वो घेरा, ऊपर उतरने का ढंग मालूम हो गया। ढंग यानी तरीका मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए, और देखो तनिक थोड़ा सा झूला लिया, झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से जैसे टिकाए, और कुछ धक्के के साथ, कुछ मैंने पैर का धक्का दिया, धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर, और सा प्रतिद्वंदी है उसके सम्मुख कुएं के दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। देखो कितनी हिम्मत यहाँ पर बताई छात्र की श्री राम शर्मा जी ने। यहाँ पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया, आंखें यहाँ पर 4 हुई, देखो 2 से 2 4 हो गई। देखिए छात्रों, ये कितनी एक कहानी है। शायद एक दूसरे को पहचाना, साहब को चक्षुश्रवा, देखो आंखों से सुनने वाला, याद रखना छात्रों, नया शब्द है चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला। कहते हैं मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, उस समय उसकी आंखें पढ़ रहा था।
अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी। अन्य इंद्रियों ने अपनी सारी सहानुभूति की शक्ति आँखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी। सांप का जो ऊपर हिस्सा मुंह, उसकी ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है, किस ओर वो आक्रमण करता है, आंखें लगी थी। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, आकर्षण भाव मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, हमले का इंतजार में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, जिस आशा यानी उम्मीद और विचार को लेकर कुएं में घुसने की, उतरने की निश्चय किया था, वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम एकदम फूल मासूम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मनुष्य का अनुमान यानी छात्रों अंदाजा, और भावी योजनाएं कितनी मिथ्या, कितनी झूठ, मिथ्या का अर्थ छात्रों, और उल्टी निकलती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। देखो, मुझे सांप का साक्षात दर्शन, साक्षात प्रत्यक्ष होते ही अपनी योजना, एक कार्य के लिए बनाया गया नियोजन, योजना, मुझे सांप पूरी तरह से योजना और आशा की असंभवता, नामुमकिन होने की अवस्था, असंभवता का अर्थ प्रतीत होती थी, बिल्कुल आभास होती थी, प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था वहाँ पर, लकड़ी चलाने के लिए कोई स्थान न था। लाठिया डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए, लाठिया डंडा चलाने के लिए काफ़ी यानी पर्याप्त स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके और जिसमें वो डंडा घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। ऐसा करना तोप एक पहले एक ज़माने का अस्त्र था, उसके मुहरे पर खड़ा होना था, उसके सामने ही यहाँ पर प्रत्यक्ष। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा, यदि फन या उसके पास का भाग सांप का न दबा, तो फिर वह पलट कर ज़रूर काटता, फिर वो पलट कर काटता। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती, तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियाँ को कैसे उठाता, और फन को दबाने की संभावना होती, उसके पास में जो चिट्ठियाँ हैं कैसे उसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे से सटी हुई पड़ी थी, 2 चिट्ठियाँ उसके पास सटी यानी चिपक कर उसके एकदम पास में पड़ी हुई थी, और एक मेरी ओर थी, एक चिट्ठी मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था, मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों, पूरी तरह से मुद्रा स्थिति, हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। उस आसन पर मैं खड़ा खड़ा स्थिति में, उसी स्थिति में, आसन यानी खड़े खड़े 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़ी हुई थे, सांप और मेरी ओर से एक दूसरे पर हावी हो गए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था, कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो, और मेरा मोर्चा बहुत कमज़ोर था, कहीं सांप मुझ पर हमला करता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, यदि मैं बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता। पर वह तो अचूक, वह पूरी तरह से खाली न जाने वाला, निश्चित, अचूक का अर्थ अचूक, तरल विष, पूरी तरह से द्रव रूप में, तरल, तरल का अर्थ द्रव रूप विष, मेरे तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता, और अपने साथ मुझे ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, अब तक सांप ने हमला नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया, मैंने उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था, उचित यानी योग्य। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए, बस अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। एक सूरत भी डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, एक सूरत थी, एक मार्ग था कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियाँ को सरकाया, दूर किया जाए। यदि सांप टूट पड़ा, सांप ने उस पर हमला किया, तो कोई चारा न था, कोई चारा यानी उपाय न था, कुर्ता था बस, और कोई कपड़ा न था, और कोई कपड़ा भी न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ, और कोई कुर्ता न था सांप के मुंह को पकड़ कर उसके फन को पकड़ लूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, मारना या बिल्कुल उसे छेड़खानी न करना, उसे आहत पहुंचाना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति से बाहर, और पहला मार्ग पकड़ने का मेरी शक्ति से बाहर था। बाध्य होकर मैंने पूरी तरह से मजबूर होकर, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा।
अवलंबन। छात्रों आगे देखिए ध्यानपूर्वक। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई ओर यानी दाई ओर, राइट साइड, दाई ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ, सांप का मुंह पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा, डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडा चिट्ठी की तरफ गया। बहुत ज़्यादा तेज फुकार हुई, काली बिजली चमकी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ, बहुत मैं डर गया। कंप यानी भय के कारण जो कंपन होता है, हृदय में बहुत बिजली जैसा भय हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी, और हाथों ने मेरी आज्ञा न मानी और डंडा छूट पड़ा, और डंडा मेरे हाथ से छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, मैं तो न मालूम कि मैं कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ, यूं ही बिदक कर, भड़क कर और उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। और मैंने जैसे उछल कर देखा तो डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर कोई एक प्रकार का तरल विष, वहाँ पर पस होता है घाव का निकलने वाला, लेकिन वह तरल पदार्थ यहाँ पर विष था, पीऊ सा कुछ लगा हुआ है, वो विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। सांप ने उस डंडे पर अपना तरल विष रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था, पूरी तरह से पहले ही जानने वाला था, कायल मानने वाला था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। सांप ने लगातार 3-4 वार किए डंडे पर। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, पहली बार इतना उसे हार माननी पड़ी, अपमान सहन करना पड़ा। या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, शायद वह सांप का उपहास, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। छात्रों देखिए आगे। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। ऊपर जब नीचे आवाज़ आई फूं फूं की तो छोटे भाई ने समझ गया कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया, और भाईचारे का, भाई भाई का नाता फूं फूं के धमाके में, आवाज़ में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। उसने ध्यान किया कि सांप के काटने के कारण मैं यहाँ पर समाप्त हो गया, सांप के काटने के कारण गिर गया, और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। और मेरे कष्ट, कष्ट यानी तकलीफ छात्रों, कष्ट और विरह यानी जुदाई, वियोग के ख्याल से उसके कोमल, क्योंकि 8 वर्ष का था, कोमल हृदय को, मासूम हृदय को धक्का लगा, आहत पहुंची, आघात पहुंचा। भ्रातृ स्नेह, बड़ा भाई, भ्रातृ का अर्थ छात्रों बड़े भाई के स्नेह के ताने बाने पूरी तरह से आज तक जो हंसी मजाक किया को चोट लगी, आघात पहुंचा, उसकी चीख निकल गई, जोर से वह चिल्लाने लगा। आगे देखो छात्रों, छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पूरी तरह से उचित न थी। उस पर फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया, उस पर फूं और धमाके से मेरा हिम्मत बढ़ गई। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, और दोबारा यानी फिर से उसी प्रकार लिफाफा जो चिट्ठियां हैं उसे उठाने की चेष्टा यानी छात्रों कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया, अब की बार सांप ने प्रहार किया, हमला किया, और डंडे से चिपट भी गया, और डंडे से वह सांप चिपट भी गया, लिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया, और वो गुंजल, और देखो डंडे से चिपट भी गया और हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, वही संकोच, झिझक, सहम का अर्थ डर और आतंक का अर्थ छात्रों भय से अपनी ओर को खींच गया, और गुंजल्क का अर्थ गुत्थी, गांठ, फूकनी, जिस प्रकार सुनार के पास होती है, वह जो गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छूट गया, और सांप का पिछला मेरे हाथों से छूट गया। ऊप, कितना ठंडा था सांप, बहुत ठंडा था। ऊप यह विस्मयादि बोधक काव्य है छात्रों। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया, और डंडा जो मेरे हाथ में था वो एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता, और दूसरा वार पहले होता तो मैं गिरता,
और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है, छात्रों ध्यान से सुनिए, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं, हजारों ढंग यानी तरीके बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी, भगवान जी की कृपा थी, दैवी कृपा थी, देवी माता का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था कि डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गया, और डंडे को मेरी ओर खींचाने से मेरे और सांप की जगह बदल गई। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, वहाँ से तुरंत उठा लिए, चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया, चिट्ठियों को धोती के एक किनारे बांध दिया, और छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया, छोटे भाई ने उन चिट्ठियों को ऊपर खींच लिया। आगे देखो छात्रों, डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। डंडा जो था सांप के पास उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। खुलकर सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। देखो, अब उस पर धरना देकर उसी पर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था, अपना उसे वार था वो मैं खो चुका था। और आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, आगे हाथ बढ़ाता सांप हाथ पर हमला करता, काटता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर, इसलिए कुएं के एक कोने से, एक बगल से, बाजू से मुट्ठी मिट्टी लेकर, मुट्ठी कुएं में मिट्टी है, वो एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाई ओर फेंकी, उसकी राइट साइड फेंक दी, और वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाई ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया, दूसरी ओर भी हमला किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते, पैर को वो काटता। आगे देखो ये कहानी कितनी रोमांचक है। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था, केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे, 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। देखो कितनी श्री राम जी बता रहे कि 15-20 बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कितना ढाढ़स, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में देखो, उस केवल 11 वर्ष की अवस्था, श्री राम जी बता रहे 11 वर्ष की अवस्था यानी स्थिति में मैं 36 फुट चढ़ा, बाहें भर गई थी। 36 फुट में हाथों से चढ़ा, बाहें पूरी तरह से जाम हो गई थी, छाती फूल गई थी, धोकनी चल रही थी, तेजी से सांस, धोकनी सुनार के पास भी होती है वह, और जो चल रही थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया, और एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, मेरे हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है, अनुमान अंदाजा करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर मैं ऊपर आया, बुरा हाल बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर, देह को यानी शरीर को साफ कर, झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, फिर किशनपुर इलाके का नाम है, उस लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, और जो किशनपुर का लड़का मैं अंदर से ऊपर आ रहा हूँ इस प्रयास को देखा था, ताकीद दी पूरी तरह से, उसे बार बार चेतावनी दी, ताकीद करके कि वो कुएं वाली घटना किसी से न कहे, कुएं वाली घटना किसी से न कहे। हम लोग आगे बढ़े, कुएं वाली घटना न बताने की ताकीद दी, हम आगे बढ़े। देखो छात्रों, सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। देखो 1915 में श्री राम जी बता रहे हैं, जब मैंने 10वीं उत्तीर्ण की, मैट्रिकुलेशन पास की के बाद मैंने यह घटना माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया, सजल यानी आंखों में पानी आया, सजल नेत्र यानी आंखें, आंखें डबडबाई आंखों, नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने यानी पंख, छात्रों डैने यानी पंख में नीचे छिपा लेती है, ऐसा माँ ने अपनी गोद में छिपा लिया। कितने अच्छे थे वे दिन, श्री राम जी बता रहे कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, कोई बंदूक न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार, और डंडे का शिकार यानी उस पर वार करना, उसका शिकार करना, कम से कम सांप का शिकार
राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। किसी राइफल के शिकार से, शिकार का अर्थ छात्रों आखिर से कम न था। बहुत ही रोचक, रोचक यानी छात्रों दिलचस्प, और भयानक यानी डरावना। श्री राम जी ने अपने जीवन की एक बेहद दिलचस्प, बेहद डरावनी, बेहद रोमांचक, रोंगटे खड़े करने वाली, रोए रोए में दम भरने वाली ऐसी यह कहानी स्मृति वास्तव में एक सिलसिलेवार, एक बेहद रोचक, दिलचस्प और भयानक ऐसी कहानी है। प्रेरणादायी तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्री राम वर्मा जी ने अपने आप की हिम्मत की यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पर छात्रों, ये हमने रोचक कहानी देख ली, इसके हम कुछ ही दिनों में हम इसका स्वाध्याय लेकर आ रहे। ज़रूर मेरे इस सटीक विश्लेषण से समाधान हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और तुरंत आते हैं हम स्वाध्याय के साथ। धन्यवाद छात्रों।